हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों के साथ में रीट का एक साइंस का नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। रीट साइंस केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है और बायोलॉजी वाले पोर्शन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। और केमिस्ट्री की भी बहुत सारी क्लासेस डिस्कस हो चुकी है। अब एक और टॉपिक आप लोगों के बचा है, अम्ल और क्षार और लवण वाला। उसके बाद में हमारी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग इसके साथ-साथ में कंटेंट करते हैं, कंटेंट के साथ-साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं मेरे जो नोट्स बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुक्स को कंबाइंड करते हुए बनाती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कोयला, पेट्रोलियम, साबुन, अपमार्जक और रेशे और वस्त्र, प्लास्टिक और ये सारा टॉपिक होने वाला है। उसके अलावा ये जो क्लास है वो हमारी एनसीईआरटी की 8th क्लास और आरबीएससी की बुक में से कंबाइंड करके जो है वो टॉपिक्स को बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। भाई, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जिसका उपयोग हम हमारी दैनिक जो आवश्यकताएं होती है उनको पूर्ति के लिए करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, तो वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा हो गई, वायु हो गई, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आगे देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले, जैसे नाम से ही पता है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो आने वाले समय में अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो वो समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे वन हो गया, वन्य जीव हो गया, यहाँ पर जीव होगा, जीव नहीं होगा, है ना। वन्य जीव हो गया, खनिज हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। आगे देख लेते हैं ईंधन क्या होता है। देखिए, ईंधन यानी कि फ्यूल। ईंधन वे होते हैं जो जलकर अत्यधिक मात्रा में एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, उसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। ईंधन में एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ईंधन। देखिए, ईंधन जो होता है वो तीन प्रकार के हैं। ठोस ईंधन में लकड़ी और कोयला, द्रव ईंधन में पेट्रोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। उसके अलावा गैसीय ईंधन में आप लोगों के प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी और भाप अंगार गैस आदि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोयले के बारे में और इसमें से क्वेश्चंस बनते भी है। कोयला जो होता है वो ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कार्बनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन, यानी मृत जो वनस्पति होती है, जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, उनके जड़ें वगैरह जो भी होती है, वो धीमे 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 बहुत सालों के पश्चात जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, कोयले में परिवर्तित हो जाती है, जिसको ही हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को चार भागों में बांटा गया है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आता है पीट प्रकार का कोयला। इस प्रकार के कोयले को जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। व ऊर्जा कम प्राप्त होती है, यानी कि इस प्रकार के कोयले को जलाने पर अत्यधिक अधिक धुआं व ऊर्जा जो होती है वो कम प्राप्त होती है। निम्न श्रेणी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और निम्न श्रेणी का होता है इसलिए ये बहुत ज्यादा धुआं देता है। और ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है। यह भंगुर होता है, भूरे रंग का होता है, सरंध्र होता है कोयला है। आगे देख लेते हैं दूसरे प्रकार का कोयला, वो आता है लिग्नाइट, जो आग की लंबी लंबी लपटों के साथ में ज्वाला उत्पन्न करता है। लंबी लंबी ज्वाला देखिए, जैसे कि लिग्नाइट। क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों के कि ऐसा कौन सा कोयला है जो आग की लंबी लंबी लपटों के साथ जलता है। तो यहाँ पर लंबी लंबी आ रहा है, लपटे भी आ रहा है, तो लिग्नाइट। तो लंबी लंबी से लिग्नाइट हो गया, ज्वाला उत्पन्न करता है। इसमें आर्द्रता, यानी कि इसको जलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। वाटर वेपर जो होता है, ऊष्मा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। भूरे रंग का होता है। कार्बन का प्रतिशत मान इसके अंदर 65 से 70%। आगे आ जाता है बिट्टूमनी। बिट्टूमनी जब जलता है तो पीली ज्वाला के साथ जलता है, सघन, कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है। फिर आता है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड जो होता है वो अत्यधिक उच्च श्रेणी का कोयला होता है और इसके अंदर कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 90 से 98% तक, और ये नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह अत्यधिक ज्वाला देता है, परंतु ज्वाला के बाद में बहुत कम राख देता है, यानी जलेगा तो बहुत अच्छे से लेकिन राख नहीं देगा। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये कोयला होता है। तो सबसे घटिया क्वालिटी का, सबसे निम्न क्वालिटी का पीट और सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइड
कोयला। आगे देख लेते हैं हम लोग, उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक, कोलतार व कोयला गैस प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोल। कोक क्या होता है? कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में धातु निष्कर्षण में किया जाता है। यह कठोर होता है, सरंध्र होता है, वो काला पदार्थ होता है। उसके बाद में देख लेते हैं कोलतार क्या होता है। कोलतार जो होता है वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण, यानी 200 पदार्थ मिक्स करके जो है वो कोलतार बनाया जाता है, और यह अप्रिय गंध वाला होता है, यानी कि इसमें से बहुत गंदी जो है वो स्मेल आती है, जो हम लोगों को सामान्यतया पसंद नहीं आती है, और ये काला गाढ़ा द्रव होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कोलतार का उपयोग संश्लेषित, यानी कि जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं उनको बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, छत निर्माण सामग्री और फोटोग्राफी सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पर हम लोग देखेंगे कोयला गैस क्या होती है, यानी कि कोयला गैस जो है इसका उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। किसका? कोयला गैस का उपयोग। कोयला गैस का उपयोग जो है वो पहली बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। ये जो चीज है ना, वो आप लोगों के एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में जो इस तरीके से बॉक्सेस नहीं बनाए, वो तो उन बॉक्सेस के अंदर दी हुई है, तो बॉक्सेस वाली चीजों को भी आप लोगों को पढ़ना है, अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो। आगे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट, के कोयला जो होता है वो वायु की उपस्थिति में जलता है और CO2 गैस देता है। पहले जो होती थी सड़क निर्माण में कोयला का उपयोग होता था, परंतु आजकल बिट्टूमेन, जिसको हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और ये जो सवाल है वो आप लोगों के रीट में पूछा गया सवाल है, रीट 2011 में। आगे देख लेते हैं, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु जिन नेप्थलीन की गोलियों का उपयोग किया जाता है वो भी कोलतार से बनाई जाती है। ये दोनों पॉइंट है ना, ये आप लोगों के एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में बॉक्सेस बना के दी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है वो ईंधन, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है पेट्रा, जिसको बोलते हैं चट्टान, दूसरा होता है ओलियम, जिसको बोलते हैं तेल। तो पेट्रा और ओलियम से मिलकर पेट्रोलियम बन जाता है, यानी कि चट्टान या जमीन के नीचे से निकला हुआ जो तेल होता है उसको ही हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम जो होता है इसका अत्यधिक औद्योगिक औद्योगिक जो उपयोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस है, यानी प्राकृतिक गैसें जो होती है वो हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर होती है, इसलिए पेट्रोलियम जो द्रव रूप में होता है वो नीचे होता है। भूगर्भ से प्राप्त द्रव ईंधन खनिज तेल द्वारा पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर पदार्थ होते हैं, जिनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए, एक हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट सारणी देखेंगे, जो आप लोगों को जो है वो एनसीईआरटी की बुक में से नहीं दिखेगी, लेकिन आरबीएससी की बुक जो है वो 8th क्लास की बुक, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम वाला चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम पदार्थ, फिर हम देखेंगे इसका संघटक, फिर हम देखेंगे उसके क्वथनांक, और उसके बाद हम देखेंगे इसका उपयोग। जैसे प्राकृतिक गैस में कार्बन की मात्रा C1 से C4 होती है, जिसका क्वथनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्राकृतिक गैस का उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे पेट्रोलियम ईथर, जो C5 से C7 होता है, और 30 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेल पर इसका क्वथनांक होता है, और इसका उपयोग जो होता है वो ड्राइक्लीन और विलायक के रूप में किया जाता है। फिर देख लेते हैं हम लोग पेट्रोल और गैसोलीन, जिसमें कार्बन का प्रतिशत मान C7 से कार्बन 12, और क्वथनांक इसका 70 डिग्री से 200 डिग्री, और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। केरोसिन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो C12 से C15 तक होती है, और यहाँ पर इसका क्वथनांक 175 से 275 तक होता है, और इसका उपयोग चिमनी, लैंप, स्टोव आदि में किया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग डीजल। डीजल जो होता है वो C15 से C18 तक कार्बन की मात्रा होती है, और 250 से लेकर 400 तक का क्वथनांक इसका होता है। वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग स्नेहक तेल, जो C60 से लेकर C20 तक कार्बन होता है, और इसका क्वथनांक 450 से 520, और इसका उपयोग स्नेहक व दवा बनाने में किया जाता है। आगे आगे देखेंगे वैसलीन, जिसमें कार्बन C18 से C22, और क्वथनांक 500 से ऊपर होता है, और इसका उपयोग औषधि व स्नेहक के रूप में किया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग पैराफिन, मोम, C20 से C30 तक कार्बन होता है, जिसका गलनांक होता है, इसमें है ना क्वथनांक नहीं होता है, क्योंकि मोम जो होती है वो हमेशा पिघलती है, गल जाती है, इसलिए इसका गलनांक 52 डिग्री से 57 डिग्री, और इसका उपयोग मोमबत्ती व पॉलिश में किया जाता है। फिर देख लेते हैं हम लोग बिटुमनी,
जिसमें कार्बन का जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, C30 से भी अधिक होती है, और ये अवशिष्ट रूप में इसका जो है वो गलनांक होता है। और सड़क बनाने में और पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देख लेते हैं कोल तार। कोल तार जो होता है वो सबसे पीछे जो बचता है वही कोल तार होता है, यानी पेट्रोलियम का जो उपयोग है, पेट्रोलियम को कंप्लीट तरीके से जो है वो जब हम लोग उसका धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो अच्छे पदार्थ सब निकाल देते हैं, और उसमें सबसे नीचे से नीचे जो चीज बचती है वो फिर कोल तार होती है। आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था, और भारत में 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। ये पॉइंट भी आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स में देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पीसीआरए। कई बार एग्जामिनेशन में पीसीआरए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पूछी भी जाती है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाबों पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में हम लोग भंडारित करते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी होती है, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम लोग और देखेंगे एक और नोट पॉइंट कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से अनेक पदार्थों के उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिनको पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक निर्माण में, रेशे बनाने में और पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। फिर देखेंगे आगे एक और नोट पॉइंट है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का गैसीय मिश्रण होता है, यानी कि जो एलपीजी होती है वो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से बनती है, और उच्च दाब पर द्रवावस्था में पाई जाती है। उच्च दाब पर यह द्रव अवस्था में होती है, और रसोई गैस में, यानी कि जो गैस सिलेंडर होता है ना उसके अंदर एलपीजी गैस होती है। फिर एलपीजी गैस की क्या दुर्गंध इतनी गंदी होती है, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे किचन में जब गैस लीक हो जाती है तो एक अलग तरीके की स्मेल आती है। तो वो स्मेल किसकी होती है, एलपीजी की होती है। तो वो जो स्मेल होती है वो एलपीजी की नहीं होती है, बल्कि वहां पर एलपीजी लीक हुई है। इसका हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वहां पर जब गैस बनाते हैं, गैस सिलेंडर बनाते हैं, तो उसके अंदर मरकैप्टन यानी कि थायोल गैस भर लेते हैं। अब जब गैस लीक होती है तो उसमें से थायोल गैस बाहर निकलती है, जिसकी स्मेल हम लोगों को आती है। ठीक है, और ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे जेट वायुयान जो होता है उसमें पेट्रोलियम संघटक के रूप में केरोसिन का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी कि यूरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा आदि में है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई जीके को क्यों ऐड किया है, तो ये जीके नहीं है, ये आप लोगों की साइंस की बुक में दिया हुआ है। इसी तरीके से पेट्रोलियम वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक, साबुन क्या होता है, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, तो C12 से C18 वाले तक ही होते हैं, वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH व KOH के जलीय विलयन के साथ में गर्म करके बनाए जाते हैं, और यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे उच्च अम्लीय वसा है, यहाँ पर NaOH की अभिक्रिया करवाता है, तो साबुन और ग्लिसरॉल हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के साबुन का फॉर्मूला दिया हुआ है। साबुन जो होता है उसके अंदर एंटीसेप्टिक का गुण भी होता है। किसके कारण होता है, बीथीऑनल के कारण साबुन में एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है। साबुन जो होता है वो मृदु जो जल होता है उसके अंदर सफाई करता है, और कठोर जल में साबुन सफाई नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम यानी कि Ca2+ व मैग्नीशियम यानी कि Mg2+ आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन यानी Na+ को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, जो उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। ये जो लवण होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, अतः अवशेपित हो जाते हैं, इसीलिए सफाई नहीं करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन जैसे ही होते हैं, जो कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में काम करते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के बने हुए होते हैं। ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण व एलिफेटिक अल्कोहल के सल्फोनेट होते हैं। ये सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती है।
आगे हम लोग देखेंगे मिशेलीकरण यानी कि मिशेल का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि साबुन व अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की गई प्रक्रिया को, यानी साबुन व अपमार्जक के द्वारा मिसाल बनाते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। सबसे पहले सोडियम एस्टीएरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है, यानी ये साबुन है, ये साबुन जो है जब इसको आयनित हम लोग पानी में घोलते हैं तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो होता है वो प्लस के रूप में अलग हो जाता है और बाकी वाला पोर्शन जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सोडियम वाला पोर्शन अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो COO माइनस वाला पोर्शन है, इसमें ये R होता है, ये COO माइनस। यहाँ पर ये ध्रुवीय भाग होता है जो जल स्नेही होता है और ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, R यानी हाइड्रोकार्बन जो जल विरोधी होता है। आगे देख लेते हैं कि मिसेल क्या होती है। देखिए, हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी कि जो आर होती है जो जल विरोधी होती है और ध्रुवीय सिरा जल नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर व ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा कहाँ रहता है, बाहर की ओर, जिससे कि हम लोग मिसेल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, इस तरीके से ये मिसेल संरचना बन जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि सफाई की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, घुलनशील होती है। सफाई की प्रक्रिया में साबुन द्वारा चिकनाई के चारों तरफ क्या होता है, साबुन के अणु, जब हम लोग साबुन लगाते हैं, जैसे मैल होता है या फिर जो चिकनाई होती है, तेल के कण होते हैं जो हमारे कपड़ों के ऊपर लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, साबुन रगड़ते हैं। जैसे ही हम लोग साबुन रगड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, मिसेल संरचना बन जाएगी। उस समय क्या होता है, जो जल विरोधी चिकनाई को आकर्षित करते हैं और जल स्नेही ध्रुवीय भाग होते हैं वो बाहर की तरफ निकला निकला हुआ रहता है। इस प्रकार चिकनाई के चारों तरफ क्या बन जाती है, मिसेल संरचना बन जाती है और वो बाहरी ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं, वो पूरी चिकनाई जल में खिंच जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो साबुन वाला टॉपिक भी बहुत छोटा सा था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को एनसीईआरटी आरबीएससी की 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक भी। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक यानी कि पॉलीमर क्या होता है। तो देखिए, पॉलीमर जो होता है वो पॉलीमर जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला आता है पॉली, पॉली का मतलब होता है अनेक यानी बहुत सारे, और मर का होता है मतलब होता है इकाई, यानी कि बहुलक जो होते हैं वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक और दूसरा आता है संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित जो बहुलक मानव निर्मित होते हैं। इसमें से जो प्राकृतिक है उसको देख लेते हैं हम लोग। रेशम हो गया, जूट, कपास, ऊन, सेलुलोज। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा बनता है, यानी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां जो होती है वो मिल जाती है, वो सेलुलोज का निर्माण करती है। उसके बाद में हम लोग दूसरे नंबर पर देखेंगे संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल बैकेलाइट, टेरिलीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन आदि। अब हम लोग देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार, जो 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके साथ साथ में आप लोगों को ये आरबीएससी की बुक्स में भी दिखेगा। कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी से, कुछ कुछ चीजें जो है वो आप लोगों के आरबीएससी से ली हुई है ना। तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी की उतनी आप लोगों के आरबीएससी की बुक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे रेयन। इस प्रकार का रेशा जो होता है वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से हम लोग प्राप्त करते हैं। कृत्रिम रेशा होता है, सेलुलोज द्वारा निर्मित होता है। उसके अलावा सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH व कार्बन डाइसल्फाइड से जोड़कर विस्कोस जो गाढ़ा द्रव होता है वो बनता है। उसके बाद में इस विस्कोस को कनो तनो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 में प्रवाहित करते हैं और ये रेशे बनाए जाते हैं। ये सस्ता होता है, आसानी से बुन सकते हैं। और रेयन और कपास, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर ले तो इनसे कालीन व गलीचा आदि बनाए जाते हैं। दूसरा आता है हमारा नायलॉन। यह पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। भाई रेयन जो होता है वो तो कृत्रिम रेशा है ही है, लेकिन नायलॉन जो है वो पूर्णतया बना हुआ कृत्रिम रेशा है। तो पहला जो कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है, तो वो रेयन है। और जो प्रथम पूर्णतः कृत्रिम रेशा है वो नायलॉन है। इसका निर्माण जो होता है वो कोयले, जलवा वायु से बनाया जाता है। नायलॉन जो होता है वो एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से बनता है। उसके बाद में ये जो चीज है ना वो आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आरबीएससी की बुक्स में से ली है। नायलॉन जो होता है वो किससे बनता है, एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से बनता है। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है, चमकीला व घुलने में कैसा होता है, सुगम होता है।
नायलॉन रेशे का उपयोग जो होता है वो ये रेशा इतना प्रबल होता है कि इसका उपयोग पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में, नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है वो दैनिक जीवन की वस्तु है, जैसे जुराबे बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, दांत साफ करने में, ब्रश बनाने में, दांत साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं ना उसको बनाने में, कारों की सीटों के पट्टे बनाने में, स्लीपिंग बैग व पर्दे बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग देख लेंगे ऑरलॉन। यह एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग गर्म कपड़े बनाने के अंदर किया जाता है। आगे हम लोग चौथा देख लेते हैं पॉलिस्टर, जिसको हम लोग डेक्रोन भी बोलते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। और टेरिलीन जो होता है वो एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसके गुण क्या है कि इस रेशे से बने हुए कपड़े जो होते हैं वो आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, आसानी से धुल भी जाता है, वो इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है। उसके बाद में देख लेते हैं पेट यानी कि पीईटी पॉलीएथिलीन टेरथेलिक। यह सूत परिचित प्रकार का पॉलिस्टर है, जिसका उपयोग बॉटल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर जो होता है वो पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक ऐसा रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। और एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनके गंध प्रदान करते हैं। इनसे बने हुए कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल व टेरिकॉट होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेरिकॉट और पॉलीवूल। अब टेरी क्या होता है, वो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर, और कॉट यानी कपास, वूल यानी ऊन, यानी ये कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार से होते हैं, है ना। कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और शरीर पर चिपक जाते हैं, इससे पसीना भी नहीं सूखते हैं और गर्मियों में शरीर से चिपक भी जाते हैं। इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम मिक्स रूप में रेशा बनाया गया, और वही जो रेशा है वो टेरिकॉट और टेरी वूल है। इस तरीके से हमारा रेशा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक क्या है, तो दो प्रकार के होते हैं, थर्मोस प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, जिसका उपयोग खिलौने, कंघी बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में अगर ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर भी गर्म नहीं किया जा सकता, जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया आदि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेकेलाइट। यह फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ताप व उष्मा का उष्मा रोधी होता है। इसका उपयोग जो होता है वो स्विच, बर्तन के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। फिर आ जाता है मेलामाइन, जिसका उपयोग आग बुझाने वाले वस्त्र में किया जाता है। और फिर आता है टेफ्लॉन। यह फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, जिसका उपयोग जो होता है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें खाना बनाने के लिए भी विशिष्ट प्रकार के पात्रों का उपयोग किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अग्निशामक यंत्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। ये लाइन खत्म हो गई। फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 से अग्निशामक यंत्र बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नोट पॉइंट के। पॉलीथीन जो होता है वो पॉली और एथीन, एथीन ये एकलक इकाई और यह एक प्लास्टिक का उदाहरण है, यानी पॉलीथीन जो होती है वो भी प्लास्टिक होती है। अब हम लोग देखेंगे पीवीसी क्या होता है। पीवीसी पॉली वाइनील क्लोराइड, जो वाइनील क्लोराइड की जो वाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड का सूत्र ये है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण दो प्रकार के हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सब्जी, फल के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र जो जैव निम्नीकृत है। और जैव अनिम्नीकृत जैसे टिन, एल्यूमिनियम, धातु के डब्बे, प्लास्टिक की थैलियां आदि। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना चाहिए, जिसके लिए जो है वो आर सिद्धांत को अपनाना चाहिए। उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना, उपयोग ना करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रीफ्यूज। तो इस तरीके से हमारे 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, अगर आप लोगों को ये वीडियो की जो आप लोगों को यहाँ पर जो PDF चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।